अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। 15 नवंबर 2020 ये वो तारीख है जिस दिन गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के लिए वोटिंग होने जा रही है, इंतखाबात हो रहे हैं बराह रास्त। और आपको ये भी बताती चलूँ कि वैसे तो इस खिते की जो मजमूई आबादी है वो तकरीबन 15 लाख है, लेकिन 7 लाख अफराद हैं जो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें रही हैं और आमतौर पर यही देखा गया है कि जो हुकूमत सेंटर में होती है वही हुकूमत कश्मीर हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर वही पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ में है। देखना यह है कि क्या वो यहाँ पर भी अपनी हुकूमत पहली बार बना पाएगी या नहीं। हमने देखा इलेक्शन कैंपेन बड़ी गर्मा गर्म यहाँ पर चल रही है और तमाम ही सरकर्दा रहनुमा इस वक्त मुख्तलिफ अवामी इज्तिमाआत से खिताबात में मसरूफ़ हैं और लोगों को माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टोटल 24 नशस्तें हैं जहाँ पर बराह रास्त इंतखाब होता है। 23 हल्कों में हो रहा है इस दफ़ा, और उसके अलावा बाकी जो है वो नशस्तें जो मखसूस नशस्तें होती हैं। तो कितनी नशस्तें किसके हिस्से में आएंगी और कैसी कानून साजी होगी, कैसी हुकूमत बनेगी, और क्या इस इलेक्शन के तमाम नताइज तमाम सियासी जमातें कबूल भी कर लेंगी या नहीं, काफ़ी सवाल हैं इससे जुड़े। इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो आज सबसे पहले इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब की तरफ आते हुए आपको क्या नज़र आ रहा है, किस जमात का पलड़ा भारी? जैसे मैंने जिक्र किया, आमतौर पर तो यही हम देखते हैं कि जो सेंटर में होती है वही आ जाती है इधर भी, तो PTI आ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, बिल्कुल आमतौर पे यही होता है, लेकिन इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन इतने सादा नहीं है जितने आमतौर पे होते हैं। उसकी बुनियादी तौर पे तीन वजह। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के 8 से 10 जो इलेक्टेबल्स थे वो गर्चे जा चुके हैं PTI में, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून को आप देखें कि मरियम नवाज के वहाँ जाने के बाद एक नई उसमें रूह फूंकी गई है। और वहाँ पे अगर आप चलास वाला भी जलसा देखें, बड़ा अच्छा क्राउड था वहाँ, तो वहाँ पे जलसों में बहुत क्राउड जमा हो रहा है। और आपको एक बात जरूर समझनी चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जिसमें लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। हाँ। तकरीबन 80% लिटरेसी रेट है वहाँ पे, शरह ख्वानदगी। तो वहाँ पे आप वोटर को बिल्कुल उस तरह से शायद बेवकूफ़ ना बना सकें जिस तरह से सियासी जमातें दूसरे इलाकों में बना लेती हैं आसानी के साथ। तो आप देख रहे हैं कुछ डिफरेंट नतीजे आ सकते हैं? हो सकते हैं, इतने आसान नहीं है, इतने सादा नहीं है। हाँ जी। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि PTI के लिए आसानी होगी। PTI आराम से 10 सीटें तो जीत लेगी। ठीक, चलें हिलाली साहब से भी पूछते हैं। हिलाली साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है? बिलावल की भी बड़ी ज़ोरदार कैंपेन चली है और लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट पाई जा रही है। प्लस इमरान खान साहब ज़ाहिर है यहाँ पे गवर्नमेंट में हैं, तो लोग यहाँ पर जो बाकी पाकिस्तान है वहाँ पर महंगाई वगैरह की जो मसाइल हैं उसकी वजह से आप समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान में इसके बावजूद भी PTI को लोग दे सकते हैं ये जिम्मेदारी हुकूमत की? मेरे ख्याल में ये, मेरे लिए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट इसलिए होगा कि अमूमन जो होता है 2008 में PPP गवर्नमेंट थी GB में और 2013 में नून की थी, तो इस वक्त PTI का होना चाहिए। अमूमन ये लोग जो पढ़े लिखे हैं, ये इतने पढ़े लिखे हैं कि उनको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट अगर इनके साथ हो तो ये इनका क्या कहते हैं दाल गलता है, जो भी आप कहते हैं, जो ज़्यादा फायदा रहता है, फंड्स वगैरह मिसाइल जल्दी हल हो जाती हैं, ज़्यादा मिसाइल जल्दी हल हो जाती हैं। ये अब देखना पड़ेगा कि अगर एक ये नहीं होता है और कोई PTI आ जाता है या एक PTI PPP आ जाता है या N आ जाता है और NPP का कोalition ऐसा कुछ, तो इसके माने क्या? इसके माने ये होगा कि PDM वाले कहेंगे कि हमारे मूवमेंट को एक ठप्पा और ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी मिल गया है। तो उस लिहाज से एक किस्म का रेफरेंडम है PDM में। क्या ये वाकई एक रेफरेंडम आप इस तरीके से देख सकते हैं कि PDM के लिए एक रेफरेंडम होगा? Perhaps। तो ये इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि PDM का मूवमेंट तो अब उरूज पे है और अगर गिलगित बल्तिस्तान को भी इम्पैक्ट हो रहा है
पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से, तो इस वक्त उनके लिए तो बड़ा फेवरेबल। और ये बड़े आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है हिलाली साहब कि हम क्या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन रिजल्ट्स को पूरे पाकिस्तान में जनरलाइज करके देख सकते हैं कि जी लोग फिर वही सोच रहे हैं जो जीबी के, जो हिलाली साहब बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वो क्या सियासत कर रहे हैं। अब देखिए वो थोड़ी सी बिल्कुल माइनर सी चेंजेस के साथ पीडीएम के बयानिए को लेके वहाँ चल रहे हैं। अब अगर पीपल्स पार्टी वहाँ पे 6 या 7 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है और मुस्लिम लीग अगर वहाँ पे 3-4 सीटें जीत लेती है या मुस्लिम लीग ज्यादा जीते, यानी इस तरह से बन जाता है कि ये दोनों मिलके वहाँ हुकूमत बनाने के चक्कर में हो जाएं, कामयाब हो जाएं, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि ये देखेंगे पीडीएम जो है उसके बयानिए को लोगों ने मान लिया और ये पीडीएम का बयानिया ही है जिसकी वजह से हमको ये कामयाबी मिली है। पीडीएम ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और अगर पीटीआई इसमें जीतती है तो पीटीआई कहेगी देखें जनाब वहां पे हम यही तो मैं कहा था। हाँ जी यही बात है। अब ये जो चीजें हैं हिलाली साहब, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। अब आप देखें कि पीटीआई को एक नुकसान ये भी है कि 2-3 नशिस्तें ऐसी हैं, मसलन जैसे वहां पे जो जस्टिस रिटायर्ड जाफर शाह साहब थे वो उनके सूबाई सदर भी थे और मुतवक्का वजीर आला भी थे। जब उनका वहां पे कोरोना की वजह से इंतकाल हो गया तो उनके बेटे और उनके एक राइट हैंड मैन थे, वो दोनों इलेक्शन लड़ना चाहते थे। पीटीआई ने उन दोनों को टिकट नहीं दिया, तीसरे को टिकट दे दिया और वहां पे आपस में फूट पड़ गई। अब 2-3 लोग लड़ रहे हैं। इसी तरह से 2-3 हलकों में है। अगर इसी तरह से होगा वहां पीटीआई ने आखिरी वक्त तक ये मैनेज ना किया तो अल्टीमेटली इसका नुकसान। लेकिन इसमें एक और बड़ा सवाल है, वो फिर वो भी है कि भाई जो भी नताइज आए क्या वो पीटीआई और पीएमएलएन पीपल्स पार्टी सब तस्लीम भी करेंगे या नहीं? क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने तो बड़ा कहा है कि अगर हम हार गए तो हम तो नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। और वो आज लास्ट के भी जलसे में यही बात कर रही थी कि जी पहले से ही धांधली का अमल शुरू हो चुका है। पहले एग्जैक्टली सुन लेते हैं मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहा। अगर मुस्लिम लीग नून धांधली से हराई जाती है तो याद रखो ना गिलगित बल्तिस्तान ये रिजल्ट मानेगा ना पाकिस्तान ये रिजल्ट मानेगा। तो ये आपने सुन लिया हिलाली साहब, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर शिकस्त होती है तो फिर से हम यही बातें सुनेंगे कि जी देख लिया आपने धांधली हुई थी पहले भी और इस दफा भी धांधली हो गई है, तो फिर नया वही रोना शुरू हो जाएगा जो पहले हम सुनते ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि ट्रंप का इम्पैक्ट गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंच गया है। ये जरूर मतलब होगा उसका। वैसे लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इम्पैक्ट ट्रंप तक चला गया है। अच्छा हिलाली साहब, सब लोग जो हैं इट इज इम्पॉसिबल, ये हार ही नहीं सकते, याद रखें आपको। मगर समीना मैं एक और पॉइंट अगर इजाजत से कह सकूं, ये है और ये एक जनरल पॉइंट है। क्या आप मुझे बताएं पहला कोरोना का जो केस था पाकिस्तान में वो कराची में हुआ था, दूसरा कोरोना का केस इस्लामाबाद और तीसरा हुआ था गिलगित बल्तिस्तान में। आप देख रहे हैं किस किस्म के क्राउड्स आ रहे हैं इन लोगों को सुनने के लिए। आप देख रहे हैं कि मैंने कोई मास्क देखा नहीं है। इधर शादी हॉल बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रहे हैं, स्कूल और कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, लेकिन मगर हमारे सियासतदान सोच भी नहीं सकते कि उनका जो गैदरिंग है जो बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड, मैं तो कहता हूं वहशीपन है, जब आप समझते हैं कि एक वायरस का पेंडेमिक है तो ये क्यों हो रहा है? हाँ बिल्कुल, आप तो अपनी कौम को खतरे में डाले। इमरान साहब क्यों हो रहा है? उस सवाल की तरफ आते हुए आपको जाहिर है इस पे भी बिल्कुल, ये हमने कल भी पॉइंट उठाया था जब कोरोना पे बात की थी, लेकिन क्या तमाम सियासी जमातें नताइज को तस्लीम कर लेंगी? मरियम नवाज साहबा जो कह रही हैं, क्यों कह रही हैं? वो इसलिए कह रही हैं कि इसको कहते हैं चोपड़ियां वो भी 2-2, यानी अगर वो जीत जाएं तो कहेंगे बड़ी अच्छा हम जीत गए, और अगर हार जाएं तो आम से कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि यहाँ धांधली होगी। उसी तरह से इमरान खान साहब जो पैकेज की बात वो करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उनको ये भी कह दिया कि मैं अभी ऐलान नहीं कर रहा, लेकिन बच्चों वोट मुझे ही देना क्योंकि पैकेज मैंने देना। अब तीसरी बात उस पर आ जाते हैं जो अभी सबसे अहम है कि ये अगरचे ये अलग अलग है, लेकिन अगर इसको सूबाई सीयत देनी है तो इन्हें पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अब ये सियासी जमातें तीनों जो हैं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये तीनों मिलके ही ये फैसला कर सकती हैं।
इसलिए यहाँ जो मर्जी करें, पार्लियामेंट में एक नुक्ते पे इकट्ठे होना पड़ेगा। ठीक, अब जरा इस पे ही आ जाते हैं। मैं सूबे के हवाले से बिल्कुल बात करना चाह रही हूँ, और इसके लिए यही बात है कि कुछ हमें नज़र आ रहा है कि एतराज़ात नज़र आना शुरू हो गए। फजल रहमान साहब ने भी थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद कहीं ना कहीं कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचेगा अगर गिलगित बल्तिस्तान को अलग से एक सूबे की हैसियत दे दी जाती है। लेकिन फ़िलहाल उबूरी सूबा बनाने का तो ऐलान इमरान खान साहब कर चुके हैं। मैं आपको ज़रा ये सुनवा देती हूँ इमरान खान साहब ने क्या कहा और उस पर बिलावल के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। पहले सुन लेते हैं जी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट। हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। अब जहां तक पैकेज की बात की और डेवलपमेंट की, वो मैं आज बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शंस के दिन है। ये इमरान खान साहब ने कहा। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस पर शक है और उनको नहीं लगता है कि ऐसा होने भी जा रहा है। जरा उनकी भी बात सुन लेते हैं। इस किस्म के जमात सिर्फ इसलिए सूबे की बात कर रहे हैं कि एक तो वो इलेक्शंस में अपना फेवर में पोजीशन लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरा वो ये सोच रहे होंगे कि सूबा देंगे तो सब्सिडी वापस ले सकते हैं, सूबा देंगे तो मजीद टैक्स दिलवा सकते हैं। ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा दिलवाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जो सब्सिडी है हम उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जी ये तो सिर्फ सपोर्ट के लिए ये सब इलेक्शन स्टंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। हिलाली साहब, सूबे के ऊपर आपकी राय क्या है? सूबा बनना चाहिए? कौन सी जमात सूबा बनाने की अहल है? किसकी हुकूमत आएगी तो सूबा बन जाएगा गिलगित बल्तिस्तान, प्रॉपर सूबा? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो बात आइडियली ये है कि जब इन लोग लड़े हैं पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए, दूसरा जो हिस्सा है कश्मीर का वो नहीं लड़ा, और इसको ये लड़े हैं पाकिस्तान के साथ आने के लिए, और आज तक हमने इनकी लड़ाई को तस्लीम, इनकी जीत और फतह को तस्लीम नहीं किया। तो उस लिहाज से एक किस्म का ऑब्लिगेशन बनता है। मगर मैं आपको दो तीन चीज़ें जल्दी से बता दूँ। नंबर वन कि हमने इनको नहीं एक्सेप्ट किया था ओनली इसलिए कि हम चाहते हैं जब प्लेबिसिट हो तो इनका वोट भी जाहिर है हमारे तरफ, हमारे लिए होगा। मगर एक और वजह है, और वो वजह क्या है? देखिए, एक डैम आप बना रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उस डैम 10 साल लगेंगे बनने के लिए या 5 साल लगेंगे बनने के लिए। उस डैम के पैसे आपके पास नहीं है, आप ये ले रहे हैं पैसे। किससे ले रहे हैं? दूसरे मुल्कों से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। वो पूछते हैं कि गारंटी क्या है कि आप ये पैसे हमें वापस करेंगे। आप कहते हैं क्या बात है, हम करेंगे। कहते हैं नो, ये ज़मीन आपका तो नहीं है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप बकौल आपके। और अगर ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी 5-7 साल में फैसला हो गया और ये डिस्प्यूट आपका नहीं होता है, तो फिर हमारा जो आपके साथ एग्रीमेंट है उसका मतलब क्या है? हम तो फिर हम तो अपने पैसों को नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। आप समझ गई ना मेरी बात? तो लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लोग कहते हैं जो आना था नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको लगता है कि सूबा बनना जरूरी है। लेकिन इमरान साहब, सूबे बनने के वादे हर जमात ने किए हैं। That's one, एक एडवांटेज ठीक। हर जमात ने किए हैं, पीपीओ, पीएमएलएनओ, मुल्क के बाकी सूबों में भी और यहाँ पर भी, जीबी में भी। कौन बनाएगा सूबा? सूबा ये तीनों जमातें मिलके बनाएंगी। अच्छा? कोई भी एक जमात अकेली ये सूबा नहीं बना सकती। अगर ये तीनों मुत्तफिक हों और मुखलिस हों, वाकई गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल करने में भी मुखलिस हो और वहाँ के वोटर से, वहाँ के अवाम के साथ भी मुखलिस हो, तो ये तीनों मिलके पार्लियामेंट में फैसला करेंगी और फिर सूबा बने। और आपको लगता है कि सूबा बनना फायदेमंद होगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि फायदेमंद होगा और जरूर बनना चाहिए। ठीक है, तो जनाब देखते हैं आने वाले दिनों में गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके नतीजे आते हैं, और उसका जो एक इम्पैक्ट है क्या वो पूरे मुल्क की सियासत पर भी हमें नजर आएगा? वेल, लेट्स सी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कि जी कराची की सियासत में भी कुछ हलचल मच रही है, और वो हलचल क्या है आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची में जलसा कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जी ये जलसा बहुत बड़ा जलसा है
और उनका ये भी कहना है कि वो कराची में जो स्पेस है एक क़यादत की हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त कराची को कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो वो उसको वो फिल कर सकते हैं। क्या ऐसा ही है? और इसके साथ साथ हमने पिछले दिनों में एक ये भी चेंज देखा है कि MQM पाकिस्तान के मान के मुख्तलिफ रहनुमा जो इससे पहले हमें बैरून मुल्क नज़र आ रहे थे कि जैसे वहीं पर उन्होंने क़याम इख्तियार कर लिया था, आहिस्ता आहिस्ता उनके लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो कराची की सियासत में ये क्या कोई तब्दीली का पेश खैमा है, कहाँ जा रही है ये सारी सूरत हाल, इसके हवाले से ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है मलाली साहब, कराची में मुस्तफ़ा कमाल की स्पेस दोबारा से बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है। और ये जो शो है, ये सुना है काफ़ी ये पावर शो है, तो कुछ पावर नज़र आ रहा है इसमें, काफ़ी पावर नज़र आ रहा है। अच्छा। दूसरी बात है, देखिए इसका मतलब क्या, इस शो का क्यों उन्होंने कहा कि हम ऐसी मीटिंग करेंगे, वो ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं, और बिल्कुल जायज़ है कि PDM का मीटिंग हुआ था, ये सब लोग कराची आए थे और एक लफ्ज़ कराची के बारे में और कराची के प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने नहीं कहा। देखिए तो सही, वो कहता है ये बड़ी शर्मनाक बात है, और वो बताना चाहता है कराची के अवाम को कि देखो मैं सिर्फ़ और सिर्फ कराची के मैटर्स पे मैं अटेंशन फोकस करवाना चाहता हूँ और करूँगा अगर मुझे आप इलेक्ट करें। इसकी खूबियाँ क्या है कमाल की, खूबियाँ के माने कि व्हाट इज़ हिज पोजीशन। एक तो है ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा, अब लोग कहें कि है या नहीं है, मैं कहता हूँ ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, और मैं समझता हूँ ये खूबी है, वैसे ये खामी है, क्वालिफिकेशन होता है। दूसरी एग्जैक्टली मैं भी यही कह रही थी। दूसरी बात ये है कि ये एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो उससे भी बेहतर तो ये क्वालिफिकेशन के कि ये अच्छा एडमिनिस्टर रह चुका है, मगर उससे भी अच्छा ये है कि आप इससे अगर बात करें तो ये आपको कहेगा कि मैं सब पार्टीज़ के साथ काम करना चाहता हूँ, मेरे MQM के अलावा और शायद उस पर भी कहता है PTI PPP इनके साथ तो मुझे जाहिर है काम करना पड़ेगा। तो ये मैं बिल्कुल तैयार हूँ, सबके लिए मैं ये मिल के इनके साथ काम करना। देखिए ये एक अच्छा, दिस इज़ अ गुड पॉइंट इन हिज प्रोग्राम। और फाइनली ये आदमी ने 300 अरब रुपया के मुशर्रफ से लेके हर ओवरपास और अंडरपास, अगर हर नहीं तो लार्ज मेजॉरिटी ऑफ ओवरपासेस और अंडरपासेस जो कराची में इसने बनाया है। ये इस आदमी को कराची के प्रॉब्लम्स पता है, लोगों का मिजाज का पता है, कैसे हल करना पता है। तो मेरे ख्याल में एज अ कराची आइट आई एम नॉट अनहैप्पी कि ये उबड़ के आ रहा है। अच्छा चलें, इंटरेस्टिंग। इमरान साहब आपका क्या तज्जिया है, कराची वाले PTI से 2 सालों में इतने मायूस हो चुके हैं कि अब वो फिर दोबारा से मुस्तफ़ा कमाल की तरफ देखेंगे? कराची में पोजीशन जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। हिलाली साहब ने तो ये कहा है ना कि ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा कमाल सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का बंदा ही नहीं है, बल्कि पाक सरजमीन पार्टी जो थी वो भी इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे ही बनाई गई थी। और उस वक्त ये ख्याल था कि MQM से कुछ लोगों को, जो बेहतर लोग थे जिन पे कोई करप्शन के या दहशतगर्दी या उस तरह से इल्ज़ामात नहीं थे, उनको साफ़ सुथरे लोगों को यहाँ शामिल करके तो एक उनको कराची में एक पोजीशन दिलवाई जाए। और मुस्तफ़ा कमाल का अभी तक गिला और शिकवा भी यही था कि उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए और उनको बिल्कुल इलेक्शन में कोई लिफ्ट ही नहीं करवाई गई। अब ये पोजीशन है कि 2.25 साल की हुकूमत के बाद, क्योंकि PTI भी कराची में उस तरह से कुछ डिलीवर नहीं कर पाई, MQM जो है उसकी भी पोजीशन आपके सामने है। तो 2-3 चीज़ें थी वहाँ पे जो ताकतवर हलकों ने डिस्कस किया, और ताकतवर हलकों के मुताबिक उसमें क्या होना चाहिए था। उन्होंने कहा जी या तो ये हो कि एक नई पार्टी वहाँ पे हो, फिर ये कहा गया कि जी नई पार्टी की उस तरह से स्पेस नहीं बनेगी, फिर ये कहा गया कि MQM के वो लोग जो बाहर हैं, जिनका भी आपने भी जिक्र किया कि वो खामोश हैं, उनको यहाँ बुलाया जाए और उनसे कोई काम लिया जाए। उस पर भी मुख्तलिफ एतराज़ात हुए कि कुछ लोगों पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, कुछ पे वैसे लिसानी फसादात के इल्ज़ामात हैं, तो उसमें से जो क्लियर कैसे होंगे। हाँ, फिर ये हुआ कि उनमें से जो ड्राई क्लीन हो सकते हैं उनको इनके साथ शामिल करके तो इन्हें दोबारा से एक मौका दिया जाए और इनको एक स्पेस दी जाए, ताकि ये एक डूअर भी हैं। इन्होंने पहले भी डिलीवर किया। और एक जो हिलाली साहब इनकी खूबियाँ गिनवा रहे थे, एक इनकी खूबी ये भी बड़ी अच्छी है
कि जिस तरह उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियों के साथ, उसी तरह से आप ये देखें कि आज जिस अल्ताफ़ हुसैन के साथ ये लड़ाई कर रहे हैं या उसके बारे में ये जो गुफ्तगू करते हैं, तमाम तर मंसूबों में उनका हिस्सा बकरते जुस्सा पहुंचाते भी रहे हैं। यानी ये अपने बॉस को नाराज नहीं करते, लिहाजा ये सारी क्वालिटीज इनमें हैं। और ये मैं समझता हूँ कि कराची में अगर इनको वाकई स्पेस, ये मौका भी है उनके लिए, बहुत अच्छा मौका है। अगर ये स्पेस का फ़ायदा उन्होंने उठा लिया तो मुल्क के लिए भी ये बेहतर कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे कराची के लिए। हिलाल साहब, आप समझते हैं कि एमक्यूएम के ऐसे रहनुमा जो बैरून मुल्क रहे हैं, अब उनकी कुछ वापस आ रहे हैं, कुछ के आने की खबरें आ रही हैं, इन लोगों का वाकई अब कराची की सियासत में दोबारा से एमक्यूएम का कोई किरदार हो सकता है पीएसपी के साथ मिलके या उसके बैनर तले? देखिए, अगर सिर्फ वो एमक्यूएम के पार्टी मेंबर्स थे तो, और वो चले गए थे डर के, जो भी वजह है, और वापस आना चाहते हैं, बिल्कुल सही, आना चाहिए। और अगर पॉपुलर थे, बिल्कुल पॉलिटिक्स में फिर शरीक होना चाहिए। मगर ज़्यादातर तो ये डाकू थे ना, ये जो भागे हुए हैं लोग, खुदा जाने। मैं तो बड़ा मुश्किल है ये पार्टी तो माने कि अब आप सोचिए सही कि अगर 50,000 पाउंड हर महीना अल्ताफ़ हुसैन का ख़र्चा, और इस वक्त जब वो कम से कम ख़र्चा है 50,000 पाउंड हो गया है, और बग़ैर काम किए उस आदमी ने अभी तक मज़े से चलाया है, तो कितने पैसे कराची से ले गया होगा। मुझे कहा गया है कि एक पैकेज, जो कुल कराची का पैकेज 6-8 बिलियन जो था, 6-8 बिलियन डॉलर जो था, उसमें 80% उन्होंने उसको दिया है, वो जो लंदन में बैठा हुआ है। तो कहने की बात यह है कि अगर इन्होंने इसमें भी हिस्सा लिया है और फिर वापस आके कहते हैं हमें एक क्लीन स्लेट से शुरू करने दें, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल में उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा होना चाहिए। मगर अगर ऐसे ही भागे हुए हैं इसलिए कि डर गए थे, अब ये जो अब्बास हैदर रिजवी आया, इसके खिलाफ कोई, क्योंकि इसके खिलाफ कोई केसेस हैं जी, इनके खिलाफ एक तो वो केस वही वाला भी है जो अल्ताफ हुसैन की स्पीच वाला हैदराबाद बना था, हो या बाबर गोरी हो या जितने भी ये लोग थे, इनमें से अक्सरियत वही उन लोगों की है जिन पे मुख्तलिफ केसेस भी हैं और बहुत सारी चीज़ों में वो मुलव्वस भी रहे हैं। मुबैना तौर पे ये कहा जाता है कि वो मुलव्वस भी रहे हैं। लेकिन तो ये पॉइंट वैसे अच्छा है कि उन्हें आप दोबारा कोई रोल दें, उससे पहले ये जरूरी है कि पहले वो क्लियर हों, अदालतें क्लियर करें। ये नहीं कि आप ड्राई क्लीन से क्लियर नहीं, 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 बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कराची में वही लोग ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं जो कराची के नुमाइंदे भी हों, जिनको कराची का एहसास भी हो। चले जी, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है की सियासत में। क्या सिर्फ एक जलसा ही तब्दीली ले आएगा या फिर अभी पीटीआई के हाथ में गेम बाकी है, देखना ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो बात करते हैं कि एक और गेम जो चल रही है अमेरिका में, और रिजल्ट तो आ चुका है। जो बाइडन अब तकरीबन सदर मुंतखब हो चुके हैं, अब जाहिर है उनका बाकी जो प्रोसेस है वो चलेगा। लेकिन ट्रंप जो कह रहे हैं कि वो नहीं मानेंगे, तो उसका हल क्या होगा और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है खित्ते की सियासत में, एक ब्रेक के बाद। मुझे क्यों निकाला, मैं हारा नहीं हूँ बल्कि धांधली हुई है, ये सिस्टम ही ठीक नहीं है, हम कोर्ट में जाएंगे। ये सब बातें किसी पाकिस्तानी सियासतदान की नहीं है इलेक्शन हारने के बाद, बल्कि ये साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हैं, जो कि इलेक्शन नताइज मानने से इनकार कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, कि उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये फेयर इलेक्शन हुए हैं। और ये बात वो अब से नहीं कह रहे, ये इलेक्शन होने से पहले से ही उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया था कि जनाब इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। ख़ास तौर पर जो पोस्टल बैलेट है उस पर उनका बड़ा एतराज़ रहा है। तो बहरहाल जनाब इलेक्शन हो चुके हैं, नताइज आ चुके हैं, जो बाइडन सदर मुंतखब हो चुके हैं, और उसके बाद अब सदर ट्रंप के पास क्या कोई ऑप्शन बचा है या आखिरकार वो भी शोर शार मचाकर हार तस्लीम कर ही लेंगे। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, कुछ इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। इमरान साहब, ट्रंप शोर मचा के चुप कर जाए या फिर आपको लगता है कि कोई फसाद ना शुरू करवा दें? देखिए जी, ट्रंप साहब माने या ना माने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अब ला हासिल गुफ्तगू है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। आप देखिए दुनिया के अक्सर जो हैं हुक्मरान, उन्होंने तो अब जो बाइडन को सदर तस्लीम करके मुबारकबाद के पैगामात भी दे दिए। और ताज़ा तरीन इतलात तो ये हैं कि इवन ट्रंप के दामाद ने भी
उन्हें फ़ोन करके ये कहा है कि अब आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें, लिहाजा ये होगा नहीं। और जो अमेरिकी इलेक्शंस होते हैं ना, उनमें अगर रिकाउंटिंग या इस तरह का मामला हो भी तो बड़ा नॉमिनल सा फ़र्क होता है, वहाँ ये नहीं होता कि इतने हज़ारों का फ़र्क दूर। वैसे मैं ये भी सोच रही थी, आपसे मैं सवाल भी करने वाली थी कि अगर हम इन्हीं रियासतों को तो हम हर मामले में फॉलो कर रहे होते हैं जी, बड़ा अच्छे इनके सिस्टम्स हैं, अगर वहाँ पर भी इस किस्म के धांधली के सवाल उठने लगे तो फिर बंदा किसको फॉलो करे? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि आप ये देखें कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये है कि अमेरिका के इलेक्शन ने एक बार फिर इस बात का सबूत दिया है कि अगर किसी भी मुल्क का निज़ाम मजबूत हो और अवाम बाशऊर हो तो जो मर्जी हो, जितना मर्जी को ताकतवर हो, जितना मर्जी पैसे वाला हो, उस निज़ाम के आगे रुक नहीं सकता। ट्रंप का तमाम रवैया, असर रसूख, पैसा देख लें, सब अपनी जगह, लेकिन जो बाइडन अगर जीता है, आवाम ने अगर उसे वोट दिए, उनकी स्पीच भी बड़ी पॉजिटिव और बहुत अच्छी स्पीच जो हमने अभी दिखाई भी है उन्होंने, मैं समझता हूँ कि वाकई एक अमरीकी सदर वाली तकरीर की है और एक स्टेट्समैन वाली बात की है, बहुत अच्छी तकरीर थी। और अल्लाह करे कि ये तकरीर सिर्फ तकरीर ही रहे, बाकी वो अपने रवैये से ये साबित भी करें। क्यों इनालिस साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या साबित करेंगे वो अपने रवैये से? क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं, स्पेशली भारत चाइना के साथ क्या रिलेशन होने जा रहा है अमेरिका का? कोई बड़ा चेंज देखें आप? हाँ जी जी जी, अच्छा किया आपने भारत चाइना का किया, इसलिए कि इस पागल चोर के बारे में क्या बातें करनी है, टाइम हराम करना है। वैसे भी हमारे चैनल पे टाइम इतना कम हो गया आजकल, लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिम। और दूसरी बात ये है कि ये इलेक्ट्रेट जो है अमेरिका के, ये किस किस्म की तारीफ़ कर रहे हैं आप इमरान साहब इनकी? ये पागल चोर को तो इन्होंने इलेक्ट किया है और बाय रिकॉर्ड मार्जिन ये एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोट्स दिए हैं, मिले हैं अभी इस दफ़े भी। ये पढ़े लिखे लोग ये ऐसे गुमराह हैं कि इनको पता नहीं चलता है जब एक पागल चोर तुम्हारे आगे इलेक्शन लड़ रहा है। इसके मतलब ये है कि ये खुद देखें किस किस्म के लोग होंगे कि वो ऐसे किस्म के आदमी को अप्रिशिएट करते हैं। छोड़िए इनके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। आपने कहा इंडिया पे क्या होगा, समीना, इंडिया पे मेरा अपना ख्याल ये है, पहले तो 1 मिनट में मैं अगर आपको बता दूं बाइडन के बारे में। बाइडन जो है उसको हिलाल पाकिस्तान मिला है, आपको पता था? हाँ, ये हिलाल पाकिस्तान उसको जरदारी साहब ने दिया था। वो कब दिया था? 2008 और 12 के दरमियान, पता नहीं उस वक्त दिया था, जब इस आदमी ने खुद एक लॉ ड्राफ्ट किया था जो पाकिस्तान को 7-8 बिलियन, नहीं सेनेटर था, 7-8 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को इसने एक लेजिस्लेशन बनाई थी। उसका नाम था कैरी लूगर, मगर उससे पहले उसका नाम होता था कैरी बाइडन। पाकिस्तान को ये बड़ी अच्छी तरीके से जानता है और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इसको बड़ी अच्छे तरीके से पता है। इनफैक्ट जब कारज़ाई हर वक्त कंप्लेन करता था, कहता था पाकिस्तान को ठीक करो, पाकिस्तान को ठीक करो, वो कहता है कारज़ाई तुम क्या बकवास कर रहे हो, पाकिस्तान इज़ 50 टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट टू अमेरिका देन यू। जैसे कारज़ाई ऐसे बात कर रहा था ना कि हम एक साइड शो हैं, कहता है तुम्हारे से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। और इनफैक्ट इसने जाके ओबामा को कहा था कि हम बेसिस मांगना चाहिए पाकिस्तान, चले वो नहीं हुआ, अच्छी बात है। रिगार्डिंग इंडिया के बारे में अगर आप आ जाएं, बाइडन ने, जैसे मैंने आपको कहा कि वो अब कुछ नहीं बदलेगा। इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडिया उनका मिलिट्री एलाई है, मिलिट्री ये है, पार्ट ऑफ मिलिट्री अलायंस है उनका। हिंदुस्तान का जो रोल है जो बाइडन जो ट्रंप के पास था, वो बाइडन भी एक्सेप्ट कर रहा है कि वो चीन के खिलाफ हिंदुस्तान को खड़ा कर रहे हैं। इंडियन ओशन में उनका काम करेगा, साउथ चाइना सी भी इंडिया काम करेगा। और अगर भी मोदी के डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पे कभी कभी क्रिटिसिज्म हो जाए, आप फिक्र ना करें, ये जो पोजीशन है इंडिया का एज अ स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री एलाई, ये नहीं बदलेगी। ठीक हो गया, तो आपको नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज आने वाला है? बहरहाल कदरे एक मुतवाज़न शख्सियत जो है वो अमेरिका की सदर अब हमें नज़र आ रही है, तो हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसे वो दुनिया को के चलते हैं। इसी एंडिंग नोट के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।